गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ आपके पास प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालना, कि उसमें हम हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट, मतलब कि ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। इसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले हो, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन तक। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलिए वीडियो पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हाइब्रिडेशन की हम बात करें तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें दो बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पहले कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। पहले अगर हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से सीखना उसका बहुत ही हमारे लिए मुश्किल है। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन निकालने की विधि को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा टू ड्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। मतलब कि उसमें हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों वाला पार्ट देखेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी, कि उनकी स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। 90 to 80% जॉब यही होता है, मेनली फोकस हाइब्रिडेशन में यहीं पे होता है कि हम उसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सही सही बना पा एग्जैक्टली करेक्ट वे में बना पा रहे हैं कि नहीं। तो अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम सारे बेसिक रूल का ध्यान रखेंगे और इसको बहुत अच्छे से सीख लेंगे। फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन निकालना तो बहुत ही आसान है। तो स्टेप वन में अपन सीखने वाले हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो अपन सबसे पहले आते हैं इधर। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है स्टेप्स में, पहला स्टेप है टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बात किया। सेकंड स्टेप होने वाला प्रोसीड्यूर टू फाइंड हाइब्रिडेशन, ये बहुत इजी पार्ट है, 10 to 20 मिनट में कवर हो जाएगा। मेनली फोकस करने वाला पार्ट है कि हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऐसा दिखता है। बीच में एक मॉलिक्यूल होता है, उसके आसपास तीन चार बीच में एक एटम होता है, सॉरी, उसके आसपास तीन चार एटम ऐसे अटैच होते हैं। ये बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, किसी भी तरह का बॉन्ड हो सकता है। तो मैंने आपको बस एक जनरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है। और ये जो एंटर एटम सेंटर में होता है ना, उसे हम अपन बोलते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। फिर उसके बाद अपन इधर आते हैं। पहला स्टेप में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम अपन को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से सीखना होगा। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सबसे पहला कि सेंट्रल एटम अपन डिसाइड कैसे करें। तो सेंट्रल एटम डिसाइडिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करते टाइम अपन को इन चार चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला कि वो एटम लार्जर इन साइज हो, लेस इन नंबर हो, मतलब कि मॉलिक्यूल में एक हो या दो ही हो, ऐसा हो। विच कैन फॉर्म मिनी बॉन्ड्स, मतलब एक दो बॉन्ड नहीं बनाता हो, कम से कम तीन चार बॉन्ड तो बनाता ही हो। और जनरली पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स सेंट्रल एटम होते हैं। ये बात मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकता हूँ कि अपन को जो जितना भी इनऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा या ऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में तो मेजोरिटी, कि उसमें सेंट्रल एटम पी ब्लॉक होता है। ये क्या बोल रहे हो, सेंट्रल एटम डिसाइड, सेंट्रल एटम क्या होता है? तो सेंट्रल एटम मैंने बताया, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम सेंटर में होता है उसे हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो। फिर उसमें ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं हम सेंट्रल एटम कौन होगा कौन नहीं होगा, क्यों डिसाइड करना चाहते हैं? तो इससे हम हमारे दिमाग में बेसिक ज्योमेट्री क्लियर होती है मॉलिक्यूल की, कि उसका शेप होगा कैसा, मतलब उसका स्ट्रक्चर होगा कैसा। तो इसलिए अपन को सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल एटम डिसाइड करना जरूरी है। तो फिर सेंट्रल एटम डिसाइड करते टाइम को अपन इन बातों को ध्यान रखना। ये क्या लिखा हुआ भाई, 13 14 15 16 17 18, ये यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होता है वही लिखा हुआ है। पहला ग्रुप होता है बैगन आलू गाजर इन ठेला, काशी का शंकर पार्वती, नया पुराना सब बिकेगा, ओ स से टिप्पो, फेल कॉलेज बैचलर इन आर्ट्स, और हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ये मैंने थोड़ा सा एक ट्रिक बनाया हुआ है याद करने के लिए, इसे आप वीडियो स्लो करके याद कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत बच्चों को ये डाउट होता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, कि अगर व्हाइट कलर ले लेते हैं, अगर कार्बन है तो कार्बन का तो एटॉमिक नंबर तो होता है 6, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी एक एलिमेंट के लिए,
या एटम के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका जो भी सेल अनफिल्ड रह जाता है वो सेल उसका वैलेंस सेल होता है। अगर कार्बन की हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो, नहीं आता हो तो अपन आगे वाले वीडियो में सीख ही लेंगे, ये बहुत ही बेसिक है। टू कार्बन, अगर नॉर्मल कार्बन की बात करें तो 2s2 2p2। तो इस वाले में अगर अपन देखेंगे, फर्स्ट सेल तो पूरा फिल हो गया, लेकिन सेकेंड सेल में p ऑर्बिटल खाली रह गया। क्या खाली रह गया? p ऑर्बिटल। तो ये सेल तो फुलफिल हो गया पूरा कंप्लीटली, ये सेल हो गया फुलफिल कंप्लीटली, तो इसको अपन बंद कर देंगे। लेकिन हाफ अनफिल्ड कौन रह गया? सेकेंड सेल। कौन सा सेल? सेकेंड। तो सेकेंड सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल। तो कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी। तो कार्बन के कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कैसे पता चला भाई? किसी भी अगर हम एटम को एटॉमिक किसी भी स्ट्रक्चर में डिनोट करेंगे तो उसके अराउंड हम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ना ही कि टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल बात है, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी भी एटम को अगर अपन स्ट्रक्चर में कहीं भी लिखते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन नहीं लिखते हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन लिखते हैं जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है। अब भाई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे? तो लो, मैंने आपको बता दिया कि पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर उसका जो भी सेल इनकम्प्लीट हो, जैसे यहाँ पे 2p भरा हुआ नहीं है, तो सेकेंड सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एस में, पी में, अगर डी अनफिल होता तो पी और एस डी तीनों मिला लेते। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 4 है, 2 और 2 4, तो अपन ने बोल दिया कि इसके 4 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करना में आ गया कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता क्या है। और अपन कभी भी ये बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी कोई एटम लिखेंगे तो उसमें उसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने की। अपन कहीं ने अगर कहीं पे अपन ने कार्बन लिखा तो पता चला 6 का 6 इलेक्ट्रॉन लिख दे, वो गलत कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऐसा है कि उसके सिर्फ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को ही अपन लिखते हैं। चलिए आगे आते हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत बेसिक स्टफ है लेकिन क्लियर होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है भाई? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 13 ग्रुप के लिए 3 होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए अपन ने निकाला भी 4। ओ वाह, यहाँ भी दिया हुआ है, कार्बन के लिए 4 होता है। 15 ग्रुप नाइट्रोजन वाले ग्रुप के लिए भी 5 होता है। इससे क्या डिसाइड पड़ता है? ये ऑक्सीजन के लिए 6, फ्लोरीन के लिए 7, हेलोजन के लिए 7, और ये नोबल गैसेस 18 ग्रुप को बोलते हैं और 17 ग्रुप को हेलोजन बोलते हैं। तो और इनके लिए 8। ये क्या लिखा हुआ है? इससे क्या डिपेंड करता है? ये बताता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना पाएंगे। ये बताता है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, ये इनकी कैपेसिटी है कि अगर कार्बन है तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता नहीं है, अगर वो नाइट्रोजन है तो वो 5 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता नहीं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रक्चर बनाते टाइम, और अपन का इनसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। एक बार आप इनको अच्छे से याद कर लो, मैंने ऐसे याद कर रखा है कि 13 का 3 तो 3 मैक्सिमम बॉन्ड, 14 का 4 तो 4 मैक्सिमम बॉन्ड, 15 का 5 तो 5 मैक्सिमम बॉन्ड। बस आपको ये याद होना चाहिए कि 13 ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, 14 में कौन से होते हैं, 15 में कौन से होते हैं, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। मतलब कि अगर कहीं भी क्लोरीन आ रहा है तो वो मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। बस इसका अब यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखेंगे कि ये वाले चीज का एक ही एक्सेप्शन होता है कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये मैक्सिमम सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। मैंने यहाँ कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं कि ये मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाता है। आप तो बोलोगे, आप अभी तो आपने बोला कि अगर 17 ग्रुप है तो वो 7 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फ्लोरीन उसका एक्सेप्शन है। क्या है? फ्लोरीन उसका एक्सेप्शन है। बस ये ध्यान में रखेंगे कि भैया ने बताया था 13 ग्रुप है तो 3, 14 और 4, बस फ्लोरीन 17 ग्रुप का एक एक्सेप्शन है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है भैया आपने? ये तो बात मुझे समझ में आ गई कि आप क्यों बता रहे हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड परमिसिबल कितना है, किसके लिए कितना बॉन्ड मैक्सिमम परमिसिबल है। अब आते हैं अपन HF, ये क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम बॉन्ड, ये क्या लिखा हुआ है? HF मैक्सिमम 1 बॉन्ड। अच्छा, ये बात लिखा हुआ, चलो, कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाता है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन मैक्सिमम एक बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल सही, ये बात का ध्यान रखेंगे अपन। और फिर इस ब्लॉक में आ जाते हैं। इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर पहला ग्रुप है हे ली ना के रब से फरियाद, ये अब याद कर लेना।
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये मैक्सिमम 1 बॉन्ड बनाते हैं। और अगर इस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम, सॉरी यहाँ पे ये छूटा हुआ है, बैरियम, ठीक, ओके। तो बैरियम भी 2 बॉन्ड बनाते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं कि ये 2 बॉन्ड बनाते हैं, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बनाते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको ये याद हो कि कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अपन यहाँ पे कुछ आगे भी बात ध्यान देंगे। इसमें एक और बात है, एक नाइट्रोजन से रिलेटेड, कि वो 5 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, कि नाइट्रोजन भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 10 से लेस होती है। तो जितने भी बंदों की एटॉमिक नंबर 10 से लेस होती, 10 से कम होती है, वो कभी भी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करती। ये क्या डरावना बात बता रहे हो भैया कि ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करते। ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मतलब है कि वो अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो तुम अपने आसपास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। इसी रूल का नाम ऑक्टेट एक्सपेंशन है। बस इतना आप समझो, कंसेप्ट के लिए इतना जरूरी है। तो ऐसा क्यों बोला आपने कि ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है? क्योंकि 5 बॉन्ड जब ये बनाएगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो इसके आसपास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि तो ऐसा तो पॉसिबल होता है नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं इसमें। फिर अपन आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन मैक्सिमम एक बॉन्ड बनाता है, बाकी 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, बस नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि 4 ही बॉन्ड बना सकता है? वहां पे तो 5 लिखा हुआ है। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स के लिए तो ऑक्टेट एक्सपेंशन का रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बाकी का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है, तो उसमें सिर्फ p ऑर्बिटल ही होता है। ऐसा, इसके पीछे रीजन ये है कि जिन बंदों की एटॉमिक नंबर 10 से कम होती है उनके पास सिर्फ सेकंड सेल होता है, और सेकंड सेल में सिर्फ p ऑर्बिटल है। तो वो p ऑर्बिटल के अलावा d ऑर्बिटल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं सेल वो। इसलिए अपन बोलते हैं कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन को एक्सेप्शन की तरह याद रख लो कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन मैक्सिमम 1 बॉन्ड, और हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बनाता है ही। फिर अपन ने बात की कि इस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप 1 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, और इस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप 2 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर अगर अगर कभी भी आपको स्ट्रक्चर बनाने को दे दिया जाए और आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूल पे ओवरऑल चार्ज लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे कि एग्जांपल CO3 2 माइनस, तो पूरे मॉलिक्यूल पे 2 माइनस चार्ज है, पूरे मॉलिक्यूल पे 2 माइनस चार्ज है। तो अगर कभी भी चार्ज नेगेटिव हुआ, अपने यहाँ पे 2 वे निकाला है, अगर कभी भी चार्ज नेगेटिव हुआ और कभी भी चार्ज पॉजिटिव हुआ, अगर कभी भी चार्ज नेगेटिव होता है तो सबसे पहले अपन देखेंगे, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे सबसे पहले नेगेटिव चार्ज देंगे, मतलब एक O माइनस से सेंट्रल एटम को अटैच कर देंगे। ये बात का ध्यान रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपन सबसे पहले ऑक्सीजन को देंगे, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं फिर भी नेगेटिव चार्ज है तब अपन सेंट्रल एटम को देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मॉलिक्यूल पे आपको पहले से ही नेट चार्ज दिया हुआ है, जैसे SO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस दिया हुआ है, तो आपको मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज दिख रहा है, तो आप इसमें पहले देखो कि ऑक्सीजन है, हाँ SO4 में तो ऑक्सीजन है, O तो 4 है, यानी ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन है तो पहले आप उसे ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दो। अगर ऑक्सीजन भी नहीं होता, जैसे एग्जांपल I3 माइनस, जब I3 माइनस का अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देख लेंगे कि I3 माइनस में ऑक्सीजन तो है नहीं, तो अब किसे नेगेटिव चार्ज दे? तो जब अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तब अपन सेंट्रल एटम को नेगेटिव चार्ज देते हैं स्ट्रक्चर देते टाइम, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो चुपचाप, बहुत ही आसान है उसका काम, चुपचाप उसे आप सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज दे दे। अच्छा, बहुत बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, तो अपन एक बार उसको भी देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, बहुत बेसिक कंसेप्ट है लेकिन आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कार्बन माइनस, चलो रेडी रहने देते हैं। कार्बन माइनस है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर हम देखें नॉर्मल कार्बन के पास, नॉर्मल नॉर्मल कार्बन के पास, और थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, हाँ, कार्बन नॉर्मली कार्बन के पास नॉर्मली कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो कर लिया है, या उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो उसके पास अब कार्बन पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी मैं हाथ दिखा रहा हूँ, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो फिर कार्बन में अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे कार्बन माइनस का,
तो 1s2 2s2 2p3। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें वो जानना है, क्योंकि वो बहुत बेसिक है, लगभग आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो अपन पीरियोडिक वाले वीडियो में तो कवर कर ही लेंगे। हाँ, तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के पास कितने, कार्बन माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सा सेल अनफिल्ड रहा, फिर से वही सेल, कौन सा सेल, पी सेल। पी सेल अनफिल्ड है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2+3। अब इसको क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि 1 का तो जो सेल था वो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट, लेकिन हाफ फील्ड कहाँ रह गया, 2p में, 2p3 रहा, क्योंकि 2p की कैपेसिटी 6 होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, क्या 5। तो अपन कभी भी अगर कार्बन को स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो उसके आसपास अपन 5 बॉन्ड बनाएंगे, 5 बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। जैसे ये इसका पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस पे एक चार्ज भी है, कार्बन माइनस। ये मैंने इसलिए बताया, बहुत बच्चों को ये कंसेप्ट ही नहीं होता है कि प्लस चार्ज आने के बाद मॉलिक्यूल में क्या चेंज हो जाता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज। यही आता है कि अगर आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बोरो किया हुआ है, तो आपके पास नॉर्मली जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास जितने नॉर्मली वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब यही होता है। तो अगर ऑक्सीजन प्लस, अगर हमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन में नॉर्मली होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, क्योंकि तुम्हें याद है ये 60 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 होते हैं इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक तो प्लस चार्ज है यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो अब इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं फिर से अपने जहाँ पे अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने अभी तक सीखा स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला सेंट्रल एटम का डिसीजन, कि सेंट्रल एटम होता क्या है। तो सेंट्रल एटम का पहले अपने डिफिनेशन समझा, फिर हमने समझा कि सेंट्रल एटम के लिए 4 चीजें जरूरी होती है, कि उसका साइज बड़ा हो, उसका नंबर कम हो, मतलब मॉलिक्यूल में SO4 है तो अपन ऑक्सीजन को नहीं बनाने वाला है क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है। किसका नंबर कम है, सल्फर का, तो सल्फर होगा। ग्रेटर इन साइज हो, जैसे SO4 2- का मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लो आप, तो उसमें सल्फर से, ऑक्सीजन से बड़ा कौन होता है, सल्फर, तो सल्फर प्रेफरेबल है उसके हिसाब से भी। फिर अपन बोलते हैं कि तीसरा अपना ऑप्शन था कि फिर अगर ये हो जाए, फिर उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन था अपना कि अगर कभी भी पी ब्लॉक का आपके पास ऑप्शन हो इस ब्लॉक, पी ब्लॉक में से, तो आप पी ब्लॉक के एलिमेंट को सेंट्रल एटम बनाया करो। फिर अपन ने देखा कि H और F मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बनाते हैं। फिर अपन ने देखा इस ब्लॉक के पहले ग्रुप वाले एलिमेंट सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं, इस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाते हैं। फिर अपन ने देखा कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अपने आसपास वो 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्योंकि जिन बंदों की भी एटॉमिक नंबर 10 से कम होती है वो अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख सकते नहीं है। और फिर अपने एक सेकंड पार्ट में देखा कि अगर कभी भी मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे मतलब अपन को नहीं है। अगर नेगेटिव है तो अपन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर नेगेटिव है तो पहले अगर ऑक्सीजन है उस मॉलिक्यूल में तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे दें, फिर अगर ऑक्सीजन भी नहीं है तब अपन वो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम को देंगे, और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव हुआ तो अपन उसे डायरेक्ट डायरेक्ट सेंट्रल एटम में देंगे। अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको समराइज कर दिया। अब आते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स पे, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे। तो सबसे पहला है अपना H2O। तो अपन इस क्वेश्चन पे आए, अपन ने अभी तक एक लाइन छोड़ दिया अपन ने, हाँ एक लाइन छोड़ दिया, यहाँ पे ये छूट गया कि ये अपन ने नहीं एक्सप्लेन किया। यहाँ पे इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड टेकिंग HF एंड OS सेंट्रल एटम। हमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन को अवॉइड करना चाहिए सेंट्रल एटम की तरह लेने से पहले। ऐसा अपन क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट है तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे पहले सेंट्रल एटम बनाने का। अगर कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं फिर अपन इनमें से फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से किसी एक को ही, ज्यादातर केसेस में अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एलिमेंट है तो अपन उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको सेंट्रल एटम बना लेंगे। अगर कोई है ही नहीं, यही 3 है सिर्फ, मतलब यही 3 है या इनमें से कोई 2 ही है, तो अपन ऑक्सीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मतलब अगर ये 3 है उनके अलावा कुछ भी है तो अपन ऑक्सीजन को मानते हैं सेंट्रल एटम, और इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो वो अगला ही, चौथा ही होता है ज्यादातर केसेस में। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ आपको रूल बता दिया कि HFO के अलावा जो भी हो उसको आप पहले सेंट्रल एटम बनाने के लिए देखा करो। अगर कोई नहीं है तो फिर ऑक्सीजन होता है, इन तीनों में से ऑक्सीजन होता है। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन उस पे था कि अगर यहाँ पे ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तो कुछ है ही नहीं तो अपन किसको सेंट्रल एटम बनाएंगे, ऑक्सीजन को। समझ में आया मैं इतना क्यों उस पे वेट दे रहा था कि ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को अपने सेंट्रल एटम बना लिया है।
फिर अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, तो ऑक्सीजन है 16 ग्रुप का, ये तो मुझे याद है, तो यानी उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होंगे, तो अपन 6 पहले बना लेते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपन बनाएंगे डॉट से, डॉट 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 2 2 4 और 2 6। तो अपन 8 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन तो 8 होता है, लेकिन अपन स्ट्रक्चर में सिर्फ वही यूज करते हैं जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अपने एक्सप्लेन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। दो हाइड्रोजन से इसे अटैच करना। हाइड्रोजन की कैपेसिटी हमें पता है कि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो अपन ने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं अपन को एक हाइड्रोजन को इधर से अटैच कर दे और एक हाइड्रोजन को इधर से अटैच कर दे। ये हाइड्रोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है, और उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, यानी उसका फर्स्ट सेल ही अनफिल्ड रह गया, यानी उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1। तो अपन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्रॉस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस से। तो हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया और ऑक्सीजन एक अपना इलेक्ट्रॉन लाया, दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया, हो गया काम खत्म। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। और ये बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो बंदा पक्का ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा, मतलब कि उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी होंगे अगर एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो। ये बात का ध्यान रखें, मैंने कब बोला कि ऑक्टेट रूल, पहले ऑक्टेट रूल भी बहुत को नहीं पता होगा। तो ऑक्टेट रूल के अनुसार हर एक एटम अपने आसपास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने के लिए, फिर से सुनिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अपने आसपास वो चाहता है कि वो भी इनर्ट के उसके नियरेस्ट इनर्ट वाले एटम की तरह एलिमेंट की तरह हो जाए। तो ऑक्सीजन के नियरेस्ट इनर्ट एलिमेंट कौन सा है, नियॉन। तो वो चाहता है कि मैं अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन रखूं। क्या रखूं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने से ऐसा माना जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑक्टेट रूल इस बला का नाम है। अब अपन आते हैं जो पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, मेनली फ्लोरीन हो गया, ये अपने आसपास कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखते। मैं इसे 10 बार रिपीट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आपकी एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो आपकी लिमिट नहीं है, आप अपने जितने मैक्सिमम बॉन्ड है उतने बॉन्ड बना सकते हो। ऑक्टेट रूल की कोई झंझट नहीं, ऑक्टेट रूल सिर्फ एटॉमिक नंबर 10 से नीचे तक लगती है, यानी कि नियॉन से नीचे तक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरोन के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 3 से 4 बार 5वीं बार बोल रहा हूँ। फिर अपन आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ कि नहीं, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, और दो इसने एक हाइड्रोजन और एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो कभी भी अगर हम आसपास के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उन्हें भी काउंट करते हैं और जो लोन पेयर है उसे भी काउंट करते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो चलो भाई इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये सही स्ट्रक्चर है। ये ऑक्टेट पूरा हो गया, ये सही स्ट्रक्चर अपन ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 10 से, ऑक्सीजन की सेंट्रल एटम के एटॉमिक नंबर 10 से कम है। अगर 10 से ज्यादा होता तो अपन इसका टेंशन ही नहीं लेते। फिर आ गया क्वेश्चन सी और O2। अरे यहाँ तो सेंट्रल एटम डिसाइड करना तो बहुत आसान हो गया, पहले ऑक्सीजन को तो लेते नहीं है तो पहले किसे ले लेंगे, कार्बन को। तो ये तो बहुत आसानी से डिसाइड हो। कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4। कितना होता है, 4। तो अपन ने 2 इधर बना दिया, 2 इधर बना दिया, पता नहीं कैसे बॉन्ड बनेगा, क्या पता है। और 2 ऑक्सीजन है तो अपन सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड कर देते हैं, एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो अपन इस बार इसको क्रॉस से करेंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। और इधर भी ऑक्सीजन का कितना होगा, 6, क्योंकि किसी पे चार्ज तो है नहीं, नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सबके पास जितना नॉर्मली वैलेंस सेल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही होगा। अब अपन को देखना है कि सबका ऑक्टेट भी पूरा हो जाए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 10 से कम है। तो अपन ने इसके साथ इसका बॉन्ड बनाया और इसके साथ इसका बनाया, फिर इसके साथ इसका बनाया, फिर इसके साथ इसका बनाया। तो देखो यहाँ से इससे क्या हुआ कि इसके अराउंड भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे देखते हैं, ऐसे देखो, कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके अराउंड भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 तो इसके थे और 2 इसने इसमें शेयरिंग में ले लिए। इसके पास भी 4 थे तो 2 इसने इधर से शेयरिंग से लिए और 2 इधर से लिए, तो इसके पास भी कितने हो गए, 8। और ये रहा ऑक्सीजन। ये बहुत ही बेसिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बेसिकली 9th का है, 9th में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं कुछ भी चीज़ें, सब चीज़ें स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये बहुत बेसिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर SF5, सल्फर।
तो पहले सल्फर, पहले सेंटर एटम डिसाइड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन को तो अपन जल्दी लेते नहीं है, तो और एस ब्लॉक तो बड़ा भी है फ्लोरीन के मुकाबले और लेस नंबर में भी है, और पी ब्लॉक का भी एलिमेंट है, तो चलो सारी चीजें सपोर्ट में एस को सेंटर एटम बनाने के। तो चलो अपन एस को ही सेंटर एटम बनाते हैं। एस को अपन ने सेंटर एटम बनाया, फिर सोचा फ्लोरीन तो भैया मुझे पता है कि एक बॉन्ड से ज्यादा तो बनाने वाला नहीं, और सल्फर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो 5 बॉन्ड ही बना सकता है, और यहाँ पे कोई ऑक्टेट का भी झंझट नहीं है। क्यों ऑक्टेट का झंझट नहीं है भाई? इसके एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होती है, 16 होती है, 16, तो ऑक्टेट का तो कोई झंझट है नहीं। तो अपन ने चुपचाप फ्लोरीन के साथ इसके 5 बॉन्ड बना दिए। ये कैसे पता चला आपको कि 5 बॉन्ड बनेगा? क्योंकि सल्फर के एटम्स कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो अपन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5। ऐसे 5 स्ट्रक्चर बन गया, और ये स्ट्रक्चर सही भी है। और फ्लोरीन के पास अपने कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। कितने होते हैं? फ्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने? 7, क्योंकि वो 17th ग्रुप का है, तो उसका कितना आ जाएगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स? 7। तो 6 उसके पास है, एक उसने इस बॉन्ड में खर्च किया है और एक सल्फर ने बॉन्ड में खर्च किया है, तो हो गए इसके 8। तो इसके ऑक्टेट पूरा। और क्योंकि हम सल्फर के ऑक्टेट की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, तो उसके एटॉमिक नंबर उसकी ऑक्टेट वो एक्सपेंशन कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता। वैसे ही हर तरफ देख लेंगे अपन। तो एक बात की जरूर ध्यान रखें, सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 6। कितना बना सकता है? 6, सॉरी मैंने वहां पे 5 बोल दिया, क्योंकि वो 16 ग्रुप का है, ओ स से टिप्पो, वो 16 ग्रुप का है, तो कितना बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 6। तो लेकिन उसने 5 बॉन्ड बनाया है। अब फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड तो वो बना नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन मैक्सिमम 1 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनाता है, वो मैंने शुरुआत में ही आपको समराइज किया था, इसीलिए। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अकेले बचा होगा। क्या बचा होगा? अकेले, जैसे जो मैंने यहाँ डिनोट किया हुआ है, अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ होगा। तो सल्फर के पास अभी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। आपको समझ में आया? मैं इतना ब्रेक करके चीजों को बता रहा हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे। जेनॉन, पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करना था, बहुत इजी टास्क है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा जो भी है, तो यहाँ पे तो पहले जेनॉन ही मिल गया, बहुत अच्छा। अब जेनॉन के पास, जेनॉन का एटॉमिक, जेनॉन तो होता है 18th ग्रुप का है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, 18 ग्रुप का है। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो भाई मुझे पता चल गया, इसके पास कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो कभी भी आपको स्ट्रक्चर में फ्लोरीन मिले, आसानी से एक एक बॉन्ड बना बना के जोड़ दो, बिना कोई टेंशन लिए। ये कितने हो गए? 4। 2 और बना दो, 6। तो ये तो पता चल गया कि फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा। उसके पास अपने कितने थे? अपने उसके पास थे 2, 2 4, 2 6 और 1 7, जो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड में अपना इन्वेस्ट किया है, और एक जेनॉन ने, वैसे ही एक हर फ्लोरीन ने और एक जेनॉन ने। तो जेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 6। कितने खर्च हो गए? 6। आपको समझ में आया? लेकिन अभी भी इसके पास कितने बचे हैं? 2, क्योंकि इसके पास कितने होते हैं टोटल? 8। तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, अपन बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। कभी भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में बच जाए तो उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा है चीजें कि कैसे हमें स्ट्रक्चर, पहले सेंट्रल एटम डिसाइड करना है, फिर हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रख करके हम, जैसे अपन ने फ्लोरीन के बारे में याद रखा कि फ्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो बॉन्ड मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। कैसा भी इस हालात हो, फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो फटाक से हमने उसे अटैच कर दिया, और यहाँ पे फ्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इसका? तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड में गया। तो देखो अब इसका फ्लोरीन का यहाँ पे हर टाइम ऑक्टेट पूरा है, वो अपन समझ गए होंगे। लेकिन जेनॉन का तो अपन ऑक्टेट का बात नहीं कर रहे, इसके अराउंड 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 एलिमेंट्स है। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है। चलो अपन अब इस बात को अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, अपन समझ चुके हैं, अपन इतने तो समझदार हैं ही, एजम्पशन है, पता है। अब आते हैं NH3 पे। NH3 पे पहले तो हाइड्रोजन को तो बनाएंगे नहीं सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन को ही बनाएंगे, काफी क्लियर कट एग्जांपल है। और हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं, तो ये टाइम पास हो गया अपने लिए। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाया, हाइड्रोजन बोला लो भैया मैं भी लेके आता हूँ, टाइम पास हो गया। चलो ये 3 तो समझ में आ गया कि ये पहले ऐसे हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास थे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का, तो 15 ग्रुप का 5, तो उसके पास पीछे 5 होगा। कितना होगा? 5। तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो 3 वो इन्वेस्ट कर चुका है, यानी उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गया, और हमारे पास कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, तो स्ट्रक्चर बन गया कंप्लीट।
तो कभी भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसे अपन ऐसे शो करते हैं। अब अपन BrF5 के पास आते हैं। किसके पास? BrF5। अब फ्लोरीन है फ्रोमीन, यहाँ तो बहुत आसान हो गया सेंट्रल एटम डिसाइड करना। फ्लोरीन को तो लेंगे नहीं, किसको लेंगे पहले? ब्रोमीन। Br कौन से ग्रुप का है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17th ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? 17th। 17 ग्रुप का है तो इसके बाहरी वाले सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 होते हैं। चलो भाई, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि एक ही बॉन्ड बनाएगा या 2 बॉन्ड बनाएगा। ये मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, ये हमें पता है, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें कोई ऑक्टेट का झंझट भी नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा होता है। मैं आपसे इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का पोजीशन इतना मिनिमम याद हो। अगर नहीं याद है, जब अपन वो वीडियो बना देंगे तो वो भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी रखनी चाहिए यार, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनके बिना आप केमिस्ट्री में टिक भी नहीं सकते। अपन ने लगभग इतनी बार इन्हें डिस्कस कर लिया कि आपको आइडिया लग भी गया होगा कि ये क्या है क्या नहीं। BrF5। तो हाँ, फ्लोरीन तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा भाई? एक ही बनाएगा। तो पांचों फ्लोरीन से एक एक बॉन्ड तो बना ही देते हैं सबसे पहले। अपन अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इसका शेप कैसा हो रहा है, बस अपन अपना अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये 17th ग्रुप का है तो इसके पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्ड ये मैक्सिमम 1 ही बनाता है। तो ये चुपचाप अपने, इसने 1 बनाया, इसने भी अपना 1 बनाया। बाकी आप समझ रहे हैं इसके सबका स्ट्रक्चर, मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करने वाला। लेकिन आपको लोन पेयर्स पता होने चाहिए कि किसके पास कितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ों की काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी लास्ट तक, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी। 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन अभी भी ब्रोमीन ने कितने इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किए अपने? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किए, यानी एक अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा उसे अपन पेयर में शो कर देंगे, क्योंकि अब तो कोई एलिमेंट है नहीं अपने पास कि उसके साथ बॉन्ड बनाए, और फ्लोरीन तो डबल बॉन्ड बनाता नहीं है कि हम उसके साथ डबल बॉन्ड भी बनाने की कोशिश करें। इसलिए अपन चुपचाप इसे इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह सेंट्रल एटम पे रख देंगे। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं है, मतलब इनका हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं है। ये चुपचाप एटम के ऑर्बिटल्स में, सेल के ऑर्बिटल्स में बैठे हुए हैं, ना ये हाइब्रिडाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, ना ही कहीं और। मतलब ये हाइब्रिडेशन में ये इन्वॉल्व नहीं है। अब आगे आते हैं SO4 2- पे। SO4 2- तो अब आ गया चार्ज मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल? चार्ज। तो अपन ने चार्ज को लेके एक एक्स्ट्रा बात पढ़ा था। एक्स्ट्रा बात ये पढ़ा था कि सेंट्रल एटम डिसाइड तो कर लेंगे अपन की सल्फर है, लेकिन ये बात सीखा था कि अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज हो तो पहले चेक करो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन है तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है, अगर मॉलिक्यूल पे -5 चार्ज है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 5 ऑक्सीजन है अगर, तो पांचों को एक एक -4 दे दो। ये बेसिक रूल है। ये बात कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन है तो उसे जितने भी चार्ज हैं सबको एक एक दे दो। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे अगर अपन इस क्वेश्चन में है तो सेंट्रल एटम तो बहुत इजीली डिसाइड कर लेंगे अपन कि सल्फर है। क्या है? सल्फर। चलो वो तो अपन ने लिख दिया। और अपन ने ये बात सीख लिया कि कभी भी नेगेटिव चार्ज हो तो पहले ऑक्सीजन को दे दो, और कनेक्टिविटी ये होती है सेंट्रल एटम से हमेशा उसकी। हाँ, ये तो सीख लिया कि 2 ही को क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास चार्ज ही टोटल कितना था? 2। तो अपन 4 कहाँ से दे पाएंगे? तो अभी बचे कितने हुए ऑक्सीजन अटैच करने? 2। सल्फर है ओ सेंसिटिव 16 ग्रुप का, तो मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है? 6। 2 तो अभी बनाया हुआ है, 2 क्या अभी बनाया हुआ है। आपको ये कैसे पता है भैया कि ऑक्सीजन से माइनस को डायरेक्टली अटैच कर दो? भाई प्रैक्टिस से तुम्हें भी चीजें और कंसेप्ट वाइज भी क्लियर हो जाएंगी, पर अभी तुम इन बातों को मेमोराइज करके चलो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। पहले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। अब बचा क्या है? 2 ऑक्सीजन अपने पास बचे हुए। क्या बचे हुए? 2। और सल्फर का 2, 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने यहाँ इन्वेस्ट किया। अच्छा, अब इनका देखो, ये बात इंपॉर्टेंट होता है कि ऑक्सीजन अगर नेगेटिव चार्ज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। लेकिन उसके पास वैलेंस सेल में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लेकिन उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से बोरो किया है, तो उसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो मानो कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ उसने इन्वेस्ट किया बॉन्ड में, तो अभी भी उसके पास कितने बचे हैं? 6। कितने बचे हैं? 6। तो अपन यहाँ बना लेते हैं कि आपको क्लैरिटी आ जाए। और ये माइनस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज को अपन ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं कि माइनस चार्ज यहाँ पे इस पे है। चलो ठीक है। तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, इसलिए उसके उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, लेकिन होते कितने हैं? 6।
तो एक उसने बोरो किया है नेगेटिव चार्ज के कारण, तो ये इस वाले एटम का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसको मिस ही नहीं करने वाले अपन। ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था। और ऑक्सीजन के आसपास यहाँ 7 इसके नेगेटिव चार्ज के कारण और एक सल्फर का, तो उसके आसपास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। तो आप कभी भी स्ट्रक्चर्स में देखना, अगर उसके एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो वो राइट स्ट्रक्चर में हमेशा अपना एटॉमिक नंबर कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब है उसके आसपास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आते हैं अब बाकी के, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन के पास ना ही चार्ज, ये चार्ज तो नहीं है, तो इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, कितने होंगे 6। और इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास भी नॉर्मल जितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे उतने ही होंगे। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास 6। और सल्फर के पास अभी भी बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, कितने बचे हुए 4, 2 इधर और 2 इधर। सल्फर के पास अभी भी कितने बचे हुए हैं, सल्फर को मैं रेड कलर से शो करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को 2 और 2 4। तो क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ बोलेगा चलो, नहीं ये कलर नहीं, इससे शो करते हैं, बोलेगा चलो अपन डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो क्या बना लेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया। तो इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, आप देख सकते हो 2 2 4, 2 इसका 2 सल्फर का, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और सल्फर को तो ऑक्टेट का कोई भी टेंशन नहीं है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे SO4 2- का स्ट्रक्चर बना लिया। और जिन 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 एलिमेंट मतलब एटम्स की एटॉमिक नंबर 10 से कम थी उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट रखा और सारे रूल्स को फॉलो किया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल होता है स्ट्रक्चर बनाते टाइम कि जिनका एटॉमिक नंबर 10 से कम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ 10 से कम है जिसका भी एटॉमिक नंबर, उसका आपको ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रखना है, ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रखना है, तभी वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। अपन आते हैं CO3- पे। तो सेंटर ऑफ एटम डिसाइड करना है एज यू लाइक, कार्बन और फिर O3-। तो अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन हो तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, ऑक्सीजन में पहले से 2 दे दो। अभी भी कार्बन के पास होते कितने हैं नॉर्मली 4, 2 खर्च हो गए, तो अभी भी 2 बचे हुए हैं इसके पास, एक यहाँ और एक यहाँ। तो और फिर एक ऑक्सीजन भी हमारे पास बचा हुआ है क्योंकि अपन ने 2 ही ऑक्सीजन को कंबाइन किया है, लेकिन ये वाले ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसके पास जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। और ये कार्बन बोलेगा चलो अपन डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 10 से कम है, तो वो भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट किए हुए, देखो 2 2 4 2 6 2 8। तो आप देख सकते हो कि कार्बन का भी एटॉमिक नंबर कंप्लीट है 8, और ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8। और आप तो बोलोगे ये देखो ऑक्सीजन माइनस पे तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी हमने उसके लोन पेयर्स को दिखाया नहीं। तो लोन पेयर्स हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे 6 और 2 8। भैया यहाँ पे तो आपने 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन बॉन्ड में खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पे आपने ऑक्सीजन के तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। भैया उसके पास माइनस चार्ज है, क्या है माइनस, मतलब उसने कहीं से एक बोरो किया है। मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग भी समझ चुके होंगे, इतने बार रिपीटेशन से बोर भी हो चुके होंगे, इसलिए अपन अब थोड़े चीजों को फास्ट करते हैं। अपन यहाँ डिसाइड करते हैं PCl3F3। अच्छा फ्लोरीन का तो अपन को कोई टेंशन नहीं है। अब पहले अपन ने सीधा सेंटर एटम डिसाइड करते टाइम जिसका साइज बड़ा हो, ये भी फैक्टर होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन फॉस्फोरस तो लगभग एक ही पीरियड के हैं, तो उनका मतलब साइज कंपेरेबल होता है। चलो ये बात तो सही है कि यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है लेस इन नंबर। तो क्लोरीन यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नंबर्स में, लेकिन फॉस्फोरस के यहाँ पे नंबर्स कम है, तो अपन थोड़ा फॉस्फोरस के साथ टिल्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि जनरली पी ब्लॉक, तो फॉस्फोरस क्लोरीन दोनों ही पी ब्लॉक के, तो अपन एक बार पहले जिनका नंबर कम है उसको देख के करते हैं, यानी फॉस्फोरस फॉस्फोरस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर सही बैठता है तो भाई बहुत बढ़िया। तो फॉस्फोरस पे अपन एक स्ट्रक्चर प्रपोज करना स्टार्ट किया। ये कैसा मेसी सा राइटिंग है, हाँ फॉस्फोरस। अब इसके पास इतना तो हमें पता है कि फ्लोरीन मैक्सिमम क्या बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ खर्च किया। फ्लोरीन के पास टोटल कितने होते हैं, वो 17th ग्रुप का है, तो इसके पास 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ खर्च कर दिया, उसके पास अभी भी कितने बचे होंगे 6, इसके पास भी 6। चलो ये तो हो गया। फॉस्फोरस है 15 ग्रुप का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो उसके पास होंगे मैक्सिमम बॉन्ड की कैपेसिटी कितनी है 5, और ऑक्टेट का भी कोई झंझट नहीं है क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 से ज्यादा, तो उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अच्छा क्लोरीन के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है, तो अपन ने सोचा कि इसे 3 क्लोरीन से अटैच होना है। अगर मैं कभी कहीं भी 3 क्लोरीन से अटैच होना है, तीनों से मुझे सिंगल बॉन्ड ही बनाना होगा, क्योंकि फॉस्फोरस मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है 15 ग्रुप का है फॉस्फोरस, तो 5 कितना 5। तो अपन को पता चल गया कि क्लोरीन को भी इसे डायरेक्टली अटैच करना
पड़ेगा, क्योंकि अपन के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अपन क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि क्लोरीन के साथ जैसे अपन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो बाकी क्लोरीन के साथ अपन इसे अटैच नहीं कर पाएंगे, तो इससे अपन को पता चल गया कि ये होगा। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, तो 6 तो यहाँ रहे और एक यहाँ खर्च हो गया। वैसे ही देखोगे आप तो 7। वैसे क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना नेसेसरी नहीं होता है हर बार, लेकिन इतना ध्यान रखो आप कि अगर एटॉमिक नंबर 10 से लेस है तो उसका एटॉमिक, देखिए यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो फॉस्फोरस के अराउंड तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 10 से ज्यादा है तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है। तो अपन सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन इन्हीं के लिए देखते हैं जनरली। चलो अब आगे आते हैं, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 10 से कम है। SO2 अनडाउटफुली सल्फर इज द सेंट्रल एटम। अच्छा, थोड़ा कंसेप्ट वाइज चलता है। फिर ऑक्सीजन 2 बचे, इनसे आपको बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं? जनरली जब कोई चार्ज नहीं हो तो कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। ये बात बहुत क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी भी ऑक्सीजन -4 के साथ आता है तो एक बॉन्ड बना लेता है, मतलब अगर -4 के साथ आता है तो वो एक बॉन्ड बना लेता है, और अगर उसके पास चार्ज नहीं होता है तो वो जनरली 2 बॉन्ड बना लेता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएगी। मैंने प्रैक्टिस किया है तो मुझे क्लियर है कि अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो एक बॉन्ड बनाता है, और चार्ज नहीं होता है तो वो 2 बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेगा और ये भी 2 बॉन्ड बना लेगा। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन 2 2 4 इधर, और 2 इसने खर्च किया ऑक्सीजन ने कहा बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है तो इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन थे। 2 यहाँ है इसके बॉन्ड में, और 2 4 इधर बचे होंगे। तो देखो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट 8 और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सल्फर 16 ग्रुप का है तो उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस सेल में? 6। मतलब मैक्सिमम क्या होता है? वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जितना होता है नॉर्मली होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितने किए हैं? 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी भी बचे हुए होंगे। तो बस वो ऐसे एक लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। तो अपन काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी से पढ़ते जा रहे हैं कि अपन का कंसेप्ट कहीं भी लैग ना हो और अपन सारी चीज़ें कवर कर पाए। अपन कभी भी अगर चार्ज देने आता है अपन को कि चार्ज के बाद मॉलिक्यूल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स में क्या अगर चेंज आता है, सेंट्रल एटम डिसाइड कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर दिया है तो फिर बहुत आसान है बनाना, हाइब्रिडेशन निकालना। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो भी अपन स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, पूरा अपन ने कंसेप्ट बना लिया है। चीज़ों को अब रिवाइज करो। ये तुरंत अपन कर लेते हैं। NO3- एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं खुद करूंगा। XeO2, अब यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन तो सेंट्रल एटम लेते नहीं है तो अपन जेनॉन को ले लिए। जेनॉन 18th ग्रुप का है तो ये मैक्सिमम, ये कैसे मुझे याद है 18th ग्रुप का है? क्योंकि मैंने याद किया, आपको भी याद करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है। 13th ग्रुप के लिए मैं ऑर्डर बता देता हूँ। बैगन, आलू, गाजर, इन, थेला, बोरोन, एल्यूमिनियम, वैसे कर करके आप नीचे आ सकते हो। 14 ग्रुप के लिए काशी गए, शंकर पार्वती, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, ऐसे करके नीचे आ सकते हो। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नया पुराना आज सब बिकेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वैसे करके नीचे आ सकते हो। 16 ग्रुप ओ से टिप्पो, उससे करके ऑक्सीजन, सल्फर, नीचे करके आप आ सकते हो। और फिर 17th में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फेल, कॉलेज, बैचलर इन आर्ट्स, एस्टेनिन लास्ट में होता है, वो करके देख लेना। 18th ग्रुप में होता है, ऑर्डर याद करने का तरीका, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ऐसे करके नीचे आप आ सकते हो। तो मैंने बता दिया, जिनको याद नहीं होता है चीज़ें उनके लिए एक ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। ये मेरे चैनल पे डली हुई भी होंगी P ब्लॉक में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि मैंने कैसे याद करने का तरीका बताया हुआ है। तो जेनॉन 13 ग्रुप का है तो उसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8। देख लेना आप वीडियो में पीछे जाके देख लेना, मैंने सब समझाया हुआ है। तो 8 हो गया। अगर आपको चीज़ें क्लियर अभी भी नहीं हो रही है तो देखिए हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट किया है। जेनॉन सेंट्रल एटम भाई आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन को अपन तो प्रायोरिटी देते ही नहीं, पहले जो भी है उसको देते हैं। तो जेनॉन था, उसका नंबर भी कम था, साइज भी बड़ा होता है, तो फिर भाई हम जेनॉन के साथ चले गए, और ये सही भी है। फ्लोरीन है तो भाई फ्लोरीन कभी भी हो तो एक एक बॉन्ड बना लो, और कुछ सोचना ही नहीं है। फ्लोरीन आता है तो बहुत आसानी आ जाती है, तो ये तो कंफर्म हो गया। और ये पता है फ्लोरीन के पास 7 होती है, क्योंकि 17 ग्रुप का है तो उसके पास 7 होगा, एक उसने खर्च कर दिया तो 6 उसके पास बचा होगा, और 2 बॉन्ड का, तो उसका ऑक्टेट अपन कर ही लेते हैं। 7 होता है तो एक उसने बॉन्ड में खर्च किया और 6 उसके पास बचा है, और एक इसके कारण। तो अब जब इसका ऑक्टेट देखेंगे तो सारे फ्लोरीन्स का कंप्लीट है, तो अपन सही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन अगर कभी भी चार्ज नहीं हो तो अपने मैंने बता ही दिया है, वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड बना लेता है। अपन देखें जेनॉन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जेनॉन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, उसने सारे के साथ खर्च कर दिया और हमारा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सही बना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया सॉरी ये वाला अपन को मिटाना हो,
हाँ, भैया बोलेंगे भैया जेनॉन के तो आपने जेनॉन के राउंड में तो 2 2 4 2 6 आपने 8 बॉन्ड बनाए, यानी कि लगभग हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के अराउंड है। तो फिर आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है? भाई उसके एटॉमिक नंबर 10 से कम नहीं है, तो वो रूल अपन सिर्फ 10 से कम वालों के लिए रखते हैं। यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन के लिए 2 उसने खर्च किए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यानी उसके पास 6 में से अब कितने बचे होंगे? 4। तो 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ है और 2 जेनॉन के, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड है। जब अपन इसके आसपास वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तब अपन पूरे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करते हैं जो उसके साथ कि उसने किसी के साथ बनाए हुए हैं। काफ़ी आपने चीज़ें बार बार रब कर ली, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट बहुत ही रिच बना होगा। इसके बाद NO3 माइनस, ये मॉलिक्यूल थोड़ा अच्छा है इसलिए अपन इसके लिए थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। अब NO3 माइनस पे आते हैं अपन। NO3 माइनस कुछ नहीं है, NO, अब नाइट्रोजन होगा। इतने डिस्कशन के बाद अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज देंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि कभी भी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पहले हम ऑक्सीजन को देते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है तो सेंट्रल एटम को देते हैं। तो फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को दे दिए, फिर एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर चार्ज नहीं है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ ये स्ट्रक्चर में कि नाइट्रोजन ने यहाँ पे अपने आसपास, नाइट्रोजन अपने पांचों नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है तो उसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 5। तो उसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन यूज तो किया, ये बात तो बिल्कुल सही है कि उसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ कि इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो चुका है। आप लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया हो तो बहुत अच्छा, आपका माइंड शार्प है, लेकिन इस बात पे आपको ध्यान देना है हर बार। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 10 से कम है, तो इसके आसपास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। लेकिन अपन ने तो ऐसा पढ़ा हुआ है कि 10 अगर एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो आप ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, यानी कि अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख नहीं सकते। इसलिए स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो अपन यहाँ पे एक नया कंसेप्ट सीखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, तो अपन यहाँ पे सीखने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही, इसमें अपन को कुछ चीजें मॉडिफाई करनी होगी। ये स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि इसमें नाइट्रोजन, बहुत ध्यान से सुनना आप, नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपेंशन, ऑक्टेट एक्सपेंशन, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपन चलते हैं थोड़ा इधर, नहीं अपना स्लाइड नहीं है, इस स्लाइड में थे अपन, हाँ आ गए। अब अपन इसका एग्जैक्ट देख लेते हैं, कलर चेंज कर लो पहले अपन। नाइट्रोजन का तो स्ट्रक्चर बनाए कैसे, तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे। ये बॉन्ड तो ऐसे ही होता है, एक नेगेटिव चार्ज के कारण इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अपन यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, पर नाइट्रोजन यहाँ क्या करेगा, बोलेगा कि तुम अपना इन्वेस्ट मत करो, मैं सारी चीजें सेट होने के लिए दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ही तुम्हें देता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, नाइट्रोजन क्या बोलता है कि सारी चीजें सेट हो जाए इसके लिए तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर मत करो, क्योंकि मेरा ऑक्टेट एक्सपैंड हो जा रहा है, मैं ही अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में मैं ही देता हूँ। तो जब जब भी आपको बॉन्ड में फील हो कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा दे रहा है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? एक ही बंदा दे रहा है किसी भी बॉन्ड में, तो उस तरह के बॉन्ड को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत बेसिक बात है कि कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एक ही एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है लेकिन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपना ही दे रहा है उस बॉन्ड में, तो वो बॉन्ड कैसा कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है इसमें दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? नाइट्रोजन का है। तो फिर देखो यहाँ पे सारी चीजें सेट हो गई, ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6 और ये 2 आपस में है तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 6 इसका था, एक नेगेटिव चार्ज के कारण 12 हुआ था, तो फिर 7 और 1 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट अप हो जाएगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ खर्च किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन भी खर्च। ये एग्जाम्पल टफ है, मैं मानता हूँ जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन आपको ये याद रखना होता है कि नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। लेकिन वो बॉन्ड मैक्सिमम कितना बना सकता है? 4। यही बात मैं जब शुरू में बता रहा था तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था एक्सेप्शन में कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे? मैक्सिमम 2। कितने यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या यहाँ पे इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च किए हैं? 2। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 4 और 1 5।
देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है क्योंकि 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तरह का एडजस्टमेंट आप कह सकते हो कि दोनों, इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, ऑक्सीजन को, लेकिन वो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन हमें एक बॉन्ड की तरह शो करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन खत्म। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अपन ने समझ लिया कि ऑक्टेट रूल क्या कहा जाता है, मतलब डिसोबे ना हो इसके लिए कभी कभी एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में लाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उस तरह के बॉन्ड को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब अपन ने स्ट्रक्चर बनाने की पूरे के पूरे कंसेप्ट को कवर कर लिया है पूरे डिटेल में, ब्रीफ से, मतलब बेसिक से लेकर के सब चीजों को। अब आते हैं अपन अपने, पहले अपन कर क्या रहे थे, ये वीडियो का पर्पस क्या था, हाइब्रिडेशन निकालना, अपना स्ट्रक्चर निकालने का, स्ट्रक्चर बनाने का मोटिव कंप्लीट हुआ इस एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल के साथ। अब अपन स्टार्ट करेंगे कि अपन स्टेप 2 पे आते हैं। अपने 2 स्टेप में ब्रेक किया था, पहले तो स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा प्रोसीड्यूर फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। अपन आते हैं दूसरी जगह पे। अपन थोड़ा सा अपने बोर्ड को हाँ छोटा कर लेते हैं, थोड़ा जूम चाहिए भाई, इतना भी छोटा नहीं। हाँ दैट्स गुड इनफ। हाँ तो अपन यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है भाई, कुछ पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, देखते हैं क्या डेफिनेशन है। अब अपन ने पूरा स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। अब अपन को मानो कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया SO3 माइनस का बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो अपन सबसे पहले काम करते हैं स्ट्रक्चर बनाना, तब अपन बता पाएंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर स्ट्रक्चर दिया तो देन वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अपने हमारा काम, अपन लोग का काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है तो फिर अपन को स्ट्रक्चर बनाना, ये तो अपन को आता है। किसी सेंट्रल एटम या क्या होगा, सल्फर, और अगर ये क्या है भाई, ये सल्फर कैसे आपने बताया, तो यही तो अपन कब से डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रल एटम डिसाइड कैसे करते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन के अलावा जो भी है उसको सेंट्रल एटम बनाओ, बनाया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो जितने भी ऑक्सीजन है पहले उनको दो, दे दिया। और जो ऑक्सीजन अनचार्ज है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, तो वो भी बना दिया। लेकिन सल्फर तो है 16 ग्रुप का, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 16 का 6, जैसे अपने शुरू में पढ़ा था। तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो उसने खर्च कर दिया, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो अभी भी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो अपन स्ट्रक्चर तो एग्जैक्ट बना लिया। अब इस पे सीखेंगे अपन कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे कुछ अपन ने फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डंडा वंडा टाइप। क्या है भाई ये? कुछ नहीं भाई, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं तो सबसे पहले, अगर आपको कभी, अगर इसका बुकिश नाम जानते हो आप, स्टेरिक नंबर जानते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में भी कभी आपसे पूछ ले कि स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लिख देना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नाम डाल दिया है कि स्टेरिक नंबर इसका ऑफिशियल नाम होता है। तो ये टोटल अपन डंडा ही बोलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डंडा काउंट करने का तरीका होता है नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। ये बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से, नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे अगर अपन आप स्ट्रक्चर तो अपने बना लिया है, ये बात इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रही होगी कि अब क्यों स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर के से कितने बॉन्डेड है एटम्स, ये और ये 3 ऑक्सीजन, तो कितने एटम्स, ध्यान से सुना, ये नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं है, यह है नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं है, तो एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम, तो उसका कितना आंसर है 3। क्या है 3। तो अपन ने देखो यहाँ पहले ही से लिख के रखा है 3, क्या लिख के रखा है 3। तो ये हैशटैग का मतलब होता है, कभी भी अपन हैशटैग यूज करें मतलब टोटल नंबर। तो टोटल नंबर डंडा कैसे काउंट होता है, पहला तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स एटम्स बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, तो वो कितने, 1 2 3, कितने 1 2 3। और उसके बाद फिर क्या है भाई, कुछ और भी प्लस है, नंबर ऑफ लोन पेयर लेफ्ट ऑन सेंट्रल एटम, कि लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितने बचे हुए हैं। तो लोन पेयर सेंट्रल एटम पे कितने बचे हुए हैं, एक, कितने बचे हुए हैं, एक। तो अपन ने चुपचाप एक सेंट्रल एटम का लोन पेयर यहाँ पे लिख दिया कि लोन पेयर कितने बचे। लोन पेयर किसको बोलते हैं, तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम पे बच जाए तो उन्हें लोन पेयर बोलते हैं। तो वो कितने हैं, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बोला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, बात का ध्यान रखेंगे अपन। तो लोन पेयर कितने हैं, एक। तो इनको सम कर दो, 3 + 1 कितना है 4। तो भाई इतना तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ डंडा निकालते कैसे। पहले ये देखते हैं कि सेंट्रल एटम डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है। तो यहाँ पे किससे किससे था, 1 2 और 3, तो 3 अपन ने यहाँ लिखा। फिर अगला होता है कि लोन पेयर कितना है सेंट्रल एटम है, तो लिख दो 1, नहीं है 2 है तो 2, नहीं है तो 0, तो एक था यहाँ पे अपने एक लिख लिया, तो टोटल डंडा तो पता चल गया 4 आया। फिर आपने ये क्या 4 के बाद ऐसे sp3 किया हुआ है, यहाँ पे sp3, ये कैसे पता चला आपको ये sp3 है, ऐसा 4 से sp3, sp3 क्या है भाई, तो अपन समझते कि sp3 है क्या।
तो टोटल नंबर ऑफ डंडा, देखो जैसे भी आपका डंडा है उसके हिसाब से आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो। अगर आपका 2 आया तो वो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साइड ले जाना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ें कंसेप्ट समझ में आए। लेकिन आप ये चीज़ें, ये आपको याद करना होगा कि अगर 2 है तो sp3 है तो sp2, मैंने ऐसे याद किया था कि 2 है तो 2 ऑर्बिटल यूज़ होगा, s तो यूज़ होगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद p यूज़ होता है। p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सेल में? 3। तो एक s तो एक ही होता है किसी भी सेल में, पर्टिकुलर एक सेल में तो एक ही s होता है, तो पहले s फिर p। फिर अब 3 हो गया तो एक तो s होगा ही, फिर 2p, फिर 4 हो गया तो एक s 3p। अब p 3 से ज़्यादा होता नहीं है तो अपन d में जाएंगे अब। तो s p3 और फिर d। इसे पावर की तरह ना देखें, इसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की तरह देखें। 6 s p3 d2, फिर 7 sp3 d3। अब आपको रिलेटेबल हो गया, आपका लिए रिलेटेबल हो गया होगा चीज़ें कि आपको कैसे टोटल नंबर डंडा से हाइब्रिडेशन याद रखना है। अब अपन थोड़ा आते हैं कि हाइब्रिडेशन के थोड़े बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिफिनीशंस उनको भी समझ ही लेते हैं कि अपना कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो अपन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होते हैं। तो हाइब्रिडेशन के लिए जैसे अपन ने यहाँ पे देखा SO3 2 माइनस, स्ट्रक्चर भी बना ही लेते हैं अपन। एस, अगर नेगेटिव चार्ज वाले को अपन पहले बनाते हैं, फिर अगर जो ऑक्सीजन अनचार्ज है उससे ऐसे कर लो, फिर उसका लोन पेयर को ऐसे रख दो। अपन ने यही सीखा अभी तक। SO3 माइनस 2 माइनस अपन ने बना लिया। तो इसका हाइब्रिडेशन आया था हमारे पास, इसके पास डंडा कितने थे? 1 2 और सॉरी ये 4 मत बना, बाद में कंफ्यूज हो गया। 1 2 3 डायरेक्टली एटम से कितना अटैच है? हैशटैग डंडा, टोटल नंबर ऑफ डंडा कंसेप्ट बोलते हैं अपन। तो डंडा, हैशटैग डंडा 1 2 3 एटम से डायरेक्टली अटैच है, और एक इसके पास लोन पेयर है। तो कितना हुआ? 3 + 1, तो इसका आ गया 4। तो क्या आ गया? 4। क्या है 4? तो 4 के करस्पॉन्डिंग तो अपन याद है 4 ऑर्बिटल्स यूज करना है, तो s तो कंफर्म है, उसके बाद p। चलो 3 भी था और खत्म भी हो गया, चलो सही है। तो पता चल गया इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। मतलब कि यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब है क्या। आप सल्फर का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या होता है? 16। तो उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन लिखेंगे EC, कभी भी अपन EC लिखते हैं तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, लेकिन अगर मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट मिलेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं कि उलूल जुलूल ऊपर ऊपर बता दिया, एक आध क्वेश्चन हो गया निकल लिए, ऐसे कभी कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ बचता भी है एक्स्ट्रा जो इस वीडियो में नहीं कवर होता है, तो मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो ऐड कर ही दूंगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये सेल तो पूरा फिल है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करना, ये भी फिल है पूरा, लेकिन अनफिल्ड कहाँ रह गया? 3 पे। तो अपन 3s इन्हीं को बनाते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये अगर आपको नहीं आता तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर वीक है। 3p4 है, तो इतना तो हो गया। 3p4 अपन ने बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फुलफिल कर दिए। तो अपन जब हाइब्रिडेशन का यूज करेंगे तो इसमें एक s यूज हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कंसेप्ट, हाइब्रिडेशन क्या है अपना, s और p3। तो एक s ऑर्बिटल यूज होगा और 3 p ऑर्बिटल यूज होंगे, s p p और p। इसलिए टोटल में s और 3p। इसलिए हाइब्रिडेशन में क्या यूज हुआ? sp3। बेसिकली हाइब्रिडेशन में यूज क्या होता है, मैंने ऐसे क्यों बताया आपको spp। बेसिकली क्या होता है ना, जब हाइब्रिडेशन होता है तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि अपना s ऑर्बिटल आता है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग से चीजों की क्लैरिटी है तो बहुत अच्छा, तो आपको देखने का जरूरत भी नहीं है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एक s ऑर्बिटल आता है, फिर 3 p ऑर्बिटल आते हैं, चारों मिलके आपस में 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 नए ऑर्बिटल। और उन नए ऑर्बिटल का नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बस अपन यहाँ पे इतना ही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बाकी अपन केमिकल बॉन्डिंग में इसके तब बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा कि sp3, कि आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट मिल जाए। क्या होता है एक्चुअल में, s आता है, एक s और 3 p आते हैं, चारों मिलके आपस में फिर से बता रहा हूँ, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइज। उसका नंबर कितना होता है? 4। तो वो हाइब्रिडेशन में यूज होता है, और ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है, अपन वही बाकी का देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हाइब्रिडेशन निकालना आ गया है, और अपन एक दूसरा वीडियो भी फ्यूचर में हो सकता है पोस्ट करें, या फिर अपन जब ऑर्गेनिक की सीरीज अभी जैसे कितना चल रहा है तो उसमें ही अपन एक्सप्लेन कर देंगे कि ऑर्गेनिक में कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। उसमें एक छोटा सा चेंज आएगा, वो चेंज अपन वहां देख लेंगे।
बाकी अगर किसी भी तरह का हाइब्रिडेशन हो, स्ट्रक्चर आपको अगर आता हो तो आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो, उस कैपेबिलिटी में हो। 90 to 80% क्वेश्चन आप इस कंसेप्ट से कर सकते हो, उतना ही काफ़ी होता है जेई एडवांस और जेई मेंस में सिलेक्शन के लिए। 90% भी बहुत। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर शेयर करो, और अगर आपका मन हो तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।